हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 11th के स्टूडेंट्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के नाम से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इतना डरते हैं जिसकी हद नहीं है। बट गाइस, डरने जैसी कोई बात नहीं है। इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। वो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप अच्छे से समझोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है वो यही बनाई है कि हम ये जो पूरा टॉपिक है उसको समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्चुअली में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या इसका फॉर्मेट होता है। इसके लिए मैंने पूरी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है आपके लिए गाइस। तो सबसे पहले आप ये चीज़ मत भूलो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद हम आगे का टॉपिक समझते हैं गाइस। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नाम से क्या समझते हो आप? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, सबसे पहली चीज़ ये है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेटमेंट लिखा है तो ऑब्वियसली ये कोई अकाउंट नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो कि आपको उस दिन की आपकी बैंक की पोजीशन बताता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट से तो समझ में आ गया हमें कि ये क्या है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, बैंक। बैंक से हम ये कंसिडर कर लें कि बैंक होता है कोई पर्सन जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक अकाउंट होल्डर जिसका अकाउंट है जैसे कि हम जैसे लोग, और एक दूसरा बैंक खुद। अब बात करो रिकन्सिलेशन, तो रिकन्सिलेशन क्या होता है? रिकन्सिलेशन का मतलब होता है मैच करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है, रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है मैच करना। अब मैच क्या करते हैं हम? मैच करते हैं आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक। ठीक है गाइस, इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया, तो अब शुरू करते हैं एक बेसिक से डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन जो हमारे पास दी हुई है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की वो ये है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS, शॉर्ट फॉर्म में इसको BRS बोला जाता है, इज़ अ स्टेटमेंट prepared to match the bank balance shown in the cash book with the balance shown in the bank statement and to find the reasons for any differences between them। अब जैसे मैंने सबसे पहले ही आपको ये बताया था कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। मतलब इसमें कुछ डेबिट या कुछ क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा होता है बैंक। बैंक मैंने आपको बताया कि आप इसको कंसिडर कर लो कि ये पर्सन होता है। अब इस पर्सन में भी दो पर्सन इन्वॉल्व हैं, एक होती है बैंक खुद और एक होता है अकाउंट होल्डर। ठीक है, अब तीसरा क्या है? तीसरा जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है रिकन्सिलेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, जो कि इसका मतलब होता है मैच करना। अब आप मैच क्या करते हो? मैच करते हो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। ये जो BRS है हम बनाते क्यों हैं? हम ये इसलिए बनाते हैं कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है और जो आपकी स्टेटमेंट है उसे हमें मैच करना होता है। अब बैंक की स्टेटमेंट और हमारी स्टेटमेंट क्या होती है? अब वो ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है राम। ठीक है, अब राम क्या हो गया? अकाउंट होल्डर। अब इस राम का बैंक में अकाउंट है, SBI में इसका अकाउंट है। ठीक है, अब याद है हम कैश बुक पढ़ रहे थे, इतने टाइम से हमने कैश बुक पढ़ी है, तो कैश बुक का बैंक कॉलम। अब कैश बुक का बैंक कॉलम क्या होता है? जैसे अकाउंट होल्डर जो है, अकाउंट होल्डर क्या करेगा? अकाउंट होल्डर कैश बुक मेंटेन करेगा। ठीक है, अकाउंट होल्डर यहाँ पे क्या हो गया? राम। अब राम का जो अकाउंट है SBI क्या मेंटेन कर रहा है? SBI हो गई बैंक। अब SBI क्या मेंटेन कर रहा है? SBI मेंटेन कर रहा है पासबुक। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें मेंटेन हो गई, एक हो गई कैश बुक, एक हो गई पासबुक। तो अब BRS क्या करे? अब BRS क्या करता है? BRS ये कैश बुक और ये पासबुक दोनों के बैलेंस को मेंटेन करने का, मैच करने का काम करता है। इसी को बोला जाता है BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब गाइस याद कर लो, अभी तक जितनी भी हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, जितने भी हमने अकाउंट्स करे हैं, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया है, जो भी बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। ठीक है, हमारा एक बेसिक सा रूल है, क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो सेम रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है। कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है? कैश बुक मेंटेन कर रहा है राम, जो कि अकाउंट होल्डर है। तो कैश बुक का जो रूल होगा वो ये होगा, डेबिट होता है इसमें प्लस, क्रेडिट होता है इसमें माइनस, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। वही देखो पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक।
तो पासबुक में रूल ये होता है कि पासबुक का जो डेबिट है वो होगा माइनस और पासबुक का जो क्रेडिट है वो होता है प्लस। अब इसका मतलब क्या है गाइस, मतलब जो बैंक है ना, देखो अभी तक ऐसा, चलो ये वाला एग्जांपल ले लो, यूपीआई यूज़ करते हो, किसी भी तरीके की नेट बैंकिंग आप लोग यूज़ कर रहे हो, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी अमाउंट अगर आपके अकाउंट में आता है तो उसमें क्या लिखा आता है, मैसेज आता है बैंक से, उसमें ये लिखा आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड अमाउंट ऑफ रुपीज़ एक्स एक्स एक्स, राइट। वही अगर आपने कोई पेमेंट कर दी, अब पेमेंट कर दी तो उसमें क्या लिखा आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड अमाउंट ऑफ रुपीज़ एक्स एक्स एक्स। तो ये बैंक की तरफ से मैसेज आता है ना, तो वही सेम बात है, बैंक चलता है उल्टा। जो हम डेबिट कर रहे हैं कर देते हैं प्लस कैश बुक में, बैंक का डेबिट होगा माइनस, क्रेडिट होगा प्लस। अगर आपने ये 4 चीज़ें याद कर ली, ये 4 चीज़ें अगर आपको याद हो गई, आपको सिर्फ यही याद करनी है इस पूरे चैप्टर में, अगर आपने ये कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली बन जाएंगे गाइस। ध्यान रख लो इस चीज़ को, कैश बुक का डेबिट प्लस है, क्रेडिट माइनस है, पासबुक का डेबिट माइनस है और क्रेडिट प्लस है। चलो गाइज, अब इसके फॉर्मेट की हम बात कर लेते हैं। बहुत इजी सा फॉर्मेट होता है ये, ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली अकाउंट तो कुछ है नहीं है, जो मैं आपको शुरू से ही बता चुकी हूँ और बहुत बार रिपीट कर लिया कि एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई डेबिट नहीं होगा, इसमें कोई क्रेडिट नहीं होगा। बहुत ईजिली हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम और माइनस आइटम, दैट्स इट। ये शुरू होता है, ये इसका कॉलम बनते हैं। दूसरा, अब फॉर्मेट की अगर आप बात करते हो तो बहुत ही छोटा सा फॉर्मेट है। बुक में देखोगे तो बहुत लेंदी करके बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, बट इतना बड़ा देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आपका इसके फॉर्मेट में इसके अलावा कोई और चीज़ क्वेश्चन में आती ही नहीं है। क्वेश्चन आपका शुरू होगा बैलेंस एज पर कैश बुक से। बैलेंस एज पर कैश बुक अगर आपको लिखा हुआ है तो आपको कंसीडर करना है कि आपका डेबिट बैलेंस है, मतलब प्लस वाला आइटम होगा, ठीक है। कैश बुक में जो आपका बैलेंस दिखाता है, ठीक है, तो वो हम क्या लिखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसको आप प्लस में लिख देते हो। अभी आप सपोज करके चलो कि आपके बैलेंस जो कैश बुक में लिखा आ रहा था वो 1000 रुपीज़ था, तो हमने क्या कर दिया, उसको लिख दिया 1000। ये सिर्फ फॉर्मेट समझने के लिए है। अब इसमें क्या होता है गाइस, सिर्फ 2 चीज़ें ऐड होती है और सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो लेस होती है। इसको अलग अलग लैंग्वेज में दिया जाता है आपको क्वेश्चन में, बाकी इसके अलावा कोई 5वीं चीज़ नहीं है जो उसके फॉर्मेट में होती है। सिर्फ ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें ऐड हो रही है वो ये है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इशूड का मतलब होता है पेमेंट। इशू मतलब आपने किसी को कोई पेमेंट किया, ठीक है गाइस। अब आपको समझो, किसी को आपको कोई पेमेंट करनी थी, अब आपके पास कैश नहीं था, आपने उसको कर दिया कि भाई तुम मेरे से चेक ले लो। अब सामने वाला चेक ले गया, ठीक है, तो तुमने क्या करा, तुमने अपनी कैश बुक में से तो माइनस कर दिया, क्योंकि तुम तो समझोगे ना कि मेरी तरफ से ये पैसा गया, ठीक है। तो तुम हटा दिए अपनी, तो तुमने चेकबुक में से हटा दिया उसको, ठीक है। अब होगा क्या, अब वो सामने वाला जिसको तुमने चेक दिया है वो है भैया बहुत अमीर आदमी, उसको पैसे की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, तो वो गया ही नहीं बैंक, उसने बैंक में जाके वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है। अब तुम्हारी तरफ से भले वो चेक चला गया, बट वो सामने वाले ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है, तो तुम्हारे अकाउंट से तो पैसा कटेगा नहीं, तुम्हारे अकाउंट में अभी भी पैसा पड़ा है, मतलब तुम्हारे पासबुक में अभी भी बैलेंस है। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा अपना पासबुक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सिर्फ चेक गया है, अभी तक अमाउंट नहीं गया है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट पहली चीज़ है जिसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस जो इसमें ऐड होती है वो ये है, एनी डायरेक्ट पेमेंट और एनी क्रेडिट बाय बैंक, एनी रिसीट बाय बैंक। मतलब कोई समझो किसी को तुम्हें पेमेंट करनी थी, किसी से तुम्हें पेमेंट आनी थी, अब उसने तुम्हें डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तुम्हें यूपीआई कर दिया। अब बैंक से मैसेज आया था पर तुमसे देखना मिस हो गया है, अब तुमसे देखना मिस हो गया है पर तुम्हारे पास अमाउंट तो आ चुका है, अब तुमने उसको बढ़ाया नहीं है, तो तुम्हें उसको अपनी कैश बुक में बढ़ाना पड़ेगा। तो समझ के चलो, लेट सपोज वो थे अमाउंट 400 का, तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो वो चीज़ हमें क्या करनी होती है, ऐड। तो ये यहाँ पे हमने कर दिया 400 रुपये ऐड। अब गाइस जो 2 चीज़ें ऐड होने वाली थी वो तो हमने इसमें ऐड कर ली। अब सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं जो इसमें से लेस होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें से लेस हो रही है, माइनस हो रही है, वो ये है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, या फिर क्लियर्ड या फिर कलेक्टेड, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है।
अब इसका मतलब यह है कि किसी ने तुम्हें चेक से पेमेंट की है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम कपड़े का काम करते हो, तुम्हारा कपड़े का बिजनेस है, अब तुम्हें एक बड़ी पेमेंट आनी थी, उसने तुम्हें कैश ना देके तुम्हें बोला कि भाई चेक ले लो। अब तुमने बोला ठीक है हम चेक ले लेंगे। अब तुमने क्या करा, तुम्हारी तरफ से तुम्हें अगर चेक आया तो तुमने तो सोचा कि चलो ठीक है भाई मेरे पास पैसा आ गया, तो तुमने बढ़ा दिया उसको। अब वो चेक जाके जब तुमने बैंक में डिपॉजिट करा तो वो चेक किसी भी रीज़न से क्लियर नहीं हुआ, समझ लो डिसऑनर हो गया या फिर बाउंस हो गया, तो वो चेक तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाया, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब ये जो बढ़ा हुआ बैलेंस है हमें इसको करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि बैंक में तो अभी तक माइनस है भाई, बैंक में आया नहीं है पैसा। तो ये चीज़ क्या होती है, लेस होती है। अब समझ लो हो सकता है वो अमाउंट हम ले लेते हैं 300 रुपये, तो वो 300 रुपये हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो एक चीज़ जो इसमें से लेस हो रही है, माइनस हो रही है, वो ये है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, क्लियर्ड और कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है गाइज, इतना समझ में आया। अब एक लास्ट सा लाइन है, लास्ट सी चीज़ है जो कि इसमें माइनस होती है, लेस होती है, वो ये है एनी चार्जेस बाय बैंक या फिर एनी पेमेंट्स बाय बैंक। अब चार्जेस क्या होता है, बैंक भाई साल के कुछ कुछ चार्जेस लगाती है हमारे ऊपर, फिर वो एटीएम चार्जेस हों या कोई अदर चार्जेस हो बैंक लेती है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी पेमेंट होती है जैसे कोई प्रीमियम पे कर रहा है या कुछ भी ऐसे हमारे बिल्स होते हैं जिसकी डेट ना मिस हो जाए, हमसे मिस ना हो जाए, तो आजकल हम एक ऑटोमेटेड उस पर सेट कर देते हैं कि एक जो प्रिस्क्राइब्ड सी डेट होती है उस पर आपका पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कट जाता है आपके बिहाफ पे। तो ऐसी कोई पेमेंट या ऐसे कोई चार्जेस अगर आपके लग चुके हैं तो वो भी इसमें से होता है माइनस, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको बढ़ा चुके हो, बढ़ा हुआ है, जिसको हमें करना पड़ेगा माइनस। बस इन चौथी चीज़, चार चीज़ों के अलावा ऐसी कोई पांचवी चीज़ नहीं है जो आपको बीआरएस में देखने को मिलेगी। बस आपको ये चार चीज़ें याद रखनी है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस एनी डायरेक्ट पेमेंट एनी क्रेडिट बाय बैंक प्लस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड माइनस एनी चार्जेस एनी पेमेंट्स बाय बैंक माइनस। अब देखो गाइस, क्वेश्चन जो आपका शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था पासबुक से, तो एंड कहाँ पे होगा, जो बैलेंस निकालोगे वो आपका निकलेगा पासबुक का बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है कैश बुक से, मैंने गलती से पहले पासबुक बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है कैश बुक से, कैश बुक से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो एंड होगा वो जाकर पासबुक पे। सिंपल करते हैं, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे, जहाँ पे टोटल ज़्यादा आएगा, जहाँ पे कम आ रहा है वो वाला अमाउंट डाल के हम वहाँ से उसको बैलेंस कर देंगे। इसका हमने टोटल लगाया तो आया 1600, यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा है वो 1200 बच रहा है, तो ये हमारा हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। होता है इसका फॉर्मेट ख़त्म, इसके अलावा इसके फॉर्मेट में और कुछ भी नहीं है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन बना लेते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। अभी के लिए गाइस मैंने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31, 2017। ये हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। कब बनाना है, 31 मार्च 2017 को। सबसे फर्स्ट लाइन जो दी हुई है वो दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बताया ही था मैंने आपको, क्वेश्चन में आएगा आपको बैंक बैलेंस दिया रहेगा कैश बुक का ₹50,000। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना क्रेडिट लिखा है ना डेबिट लिखा है, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको उसको बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट बैलेंस कंसीडर करना है कैश बुक का। और डेबिट बैलेंस कैश बुक का क्या होता है, प्लस। डेबिट कैश बुक का प्लस होगा, क्रेडिट होगा माइनस, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको जो दी हुई है, अब दिया हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हमने चेक एक इशू कर दिया बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है। द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड पेमेंट फॉर डिविडेंड 8000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है, इसको भी लगा लेंगे। बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है भैया। A check for ₹6,000 was deposited but not collected by bank। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं गाइस। ऐसा ही फॉर्मेट हमने किया था, उसी के जैसा हमें क्वेश्चन आया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो चालू करते हैं। तो गाइस फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, तो प्लस और माइनस के हमारे बस प्लस और माइनस के हमारे कॉलम होंगे। पर्टिकुलर्स होगा प्लस वाला अमाउंट माइनस वाला अमाउंट। ऊपर हम लिखते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि उस दिन उस पर्टिकुलर दिन की स्टेटमेंट आपको ये बताएगा। क्वेश्चन शुरू होने के पहले ही मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सिर्फ बैंक बैलेंस लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम उसको डेबिट बैलेंस कंसिडर करते हैं कैश बुक का,
तो बनाना शुरू करें। सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस, तो हमने सबसे पहले लिख दिया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है 50,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50,000। अब सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। याद है बताया था चेक इशू मतलब आपने पेमेंट की बट सामने वाले ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है। अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला केस है, तो ऑब्वियसली हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस हो रहा था हमारे फॉर्मेट में, तो हमने कर दिया इसको उठा के ऐड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000 हमने कर दिया उठा के ऐड। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है गाइस, द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड पेमेंट फॉर डिविडेंड ₹8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब इसका मतलब यह है कि बैंक को पास डायरेक्टली कोई पेमेंट आ गई है आपके डिविडेंड के नाम पर, डिविडेंड अपने को मिलता है और उसने क्रेडिट कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में, बट इसको हमने अभी एंटर नहीं किया है। अब मैंने बताया था एनी डायरेक्ट रिसीव्ड, एनी डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है, ऐड होता है। तो ये कोई डायरेक्ट डिपॉजिट है, ऑब्वियसली डायरेक्ट डिपॉजिट है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया बैंक कलेक्टेड डिविडेंड एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ₹8,000। तीसरा पॉइंट क्या दिया है हमें, चौथा पॉइंट हमें क्या दिया है, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक ने चार्जेस लगा दिए, कितने लगा दिए, 400। बैंक के चार्ज, बैंक अगर कुछ चार्ज कर रहा है तो वो क्या होता है, माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ जाएगा, क्योंकि कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है। तो हमने लिख दिया लेस बैंक चार्जेस। कितने का अमाउंट है, 400, तो ये 400 हमने कर दिया उठा के माइनस। अब नेक्स्ट चीज़ क्या दी है, अ चेक फॉर ₹6,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। एक चेक डिपॉजिट हुआ है, एक चेक आया है हमारे पास में 6,000 रुपये का, बट बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया, मतलब क्लियर नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है, किसी भी XYZ रीज़न की वजह से वो कलेक्ट नहीं हो पाया, मतलब वो अकाउंट में नहीं आया। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड क्लियर्ड, ये क्या करते थे, हम करते हैं इसको माइनस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड ₹6,000 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो गाइस शुरू में ही मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन अगर आपका कैश बुक से शुरू हो रहा है तो आपका एंड किस पे होगा, पासबुक पे। तो हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। अब बैलेंस कैसे निकालते हैं, दोनों साइड का हम लगाते हैं टोटल। टोटल ज़्यादा बड़ा अमाउंट लग रहा है हमें यहाँ पे प्लस वाला, तो हमने जो टोटल लगाया वो आया 64,000। फिर हम इसमें से उठा के 6,000 और 400 को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 57,600। तो ये जो आया हमारे पास में आया हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। स्क्रीनशॉट लेना चाहो गाइस तो ले सकते हो, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस कवर कर पाएँ जिसमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा या फिर पासबुक से क्वेश्चन शुरू हो रहा होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, चैप्टर देखो, फॉर्मेट देखो और अच्छे से समझो। चैनल को फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगले वीडियोज़ आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो। आई होप आपको गाइज ये टॉपिक समझ में आया, आप समझ पाए होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाए होंगे कि एक्चुअल में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फॉर्मेट देखो, अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ।